छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारत के इतिहास में इतना प्रसिद्ध है कि इसकी पहचान के लिए किसी परिचय की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वे एक महान योद्धा थे जिनकी बहादुरी, रणनीतिक और प्रशासनिक कौशल ही उन्हें पहचाना जाता था। शाहजी राजे भोसले के पुत्र शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति के ताज से नवाजे जाने का दर्जा पाया। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए छोटे छोटे राज्य प्राप्त करने वाले राजाओं से भिड़ाई नहीं की, बल्कि बीजापुर और मुगलिया जैसी शक्तिशाली सल्तनतों को चुनौती दी। बीजापुर और मुगल साम्राज्य के कई सेनापतियों को उन्होंने अपनी दमदार युद्ध नीति से परास्त कर दिया। वे अंत तक औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट से टक्कर लेते रहे और उनकी रणनीति के सामने मुगलिया सल्तनत भी पस्त हुई। शिवाजी महाराज ने कई बार औरंगजेब की सेना को कमजोर किया और दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का स्वप्न देखने वाले औरंगजेब को कभी चैन से बैठने का मौका नहीं दिया। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत से उन्होंने न केवल मराठा को आजादी दिलाई, बल्कि बाद में मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी बने। महज 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने बीजापुर के कई किलों पर कब्जा कर लिया था। वे भारतीय नौसेना के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने कई जगह नौसेना किलों का निर्माण कराया। किस्मत की बात है कि शिवाजी को दोहरी पहचान मिली। एक तरफ वे हिंदू हृदय के सम्राट थे, तो दूसरी ओर मराठा गौरव के प्रतीक। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत को प्रमुख रखा। सवाल यह है कि कैसे उन्होंने अपनी सीमित सेना के बावजूद इतने शक्तिशाली आदिल शाही और मुगलिया सल्तनत के सामने अपना परचम लहरा लिया। कैसे उन्होंने औरंगजेब जैसे सम्राट को अपनी रणनीति के सामने निशक्त कर दिया और आखिरकार क्यों उन्हें छत्रपति का ताज मिला। इतिहास गवाह है कि 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में शाहजी राजे और जीजाबाई के घर एक नन्हा बालक जन्मा, जिसका नाम शिवाजी रखा गया। कई लोगों का मानना है कि उनका नाम भगवान शिव से प्रेरित है, परंतु असल में उनकी माता जीजाबाई देवी शिवाई की पूजा करके पुत्र प्राप्ति की कामना करती थीं, इसलिए उन्होंने पुत्र का नाम शिवाजी रखा। मूल रूप से उनका नाम शिवाजी भोसले था, पर प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व के कारण उन्हें छत्रपति अर्थात क्षत्रियों के प्रमुख की उपाधि मिली। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च पद पर कार्य करते थे और उनकी परवरिश जीजाबाई ने की थी। शिवाजी एक कुशल सैनिक और प्रशासक थे, जिनकी युद्ध कला तथा प्रशासनिक समझ दादोजी कोंडदेव जी से प्राप्त हुई, जो बीजापुर सल्तनत के जनरल थे। 1630 में शिवाजी के जन्म के समय पश्चिमी भारत में अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही जैसी 3 इस्लामी सल्तनतें आपस में लड़ती रह रही थी। वहीं उत्तर से मुगल सल्तनत इन सल्तनतों को अपने अधीन करने का प्रयास कर रही थी। दिल्ली में शाहजहां का शासन था और 1636 में शाहजहां औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदार बनते ही औरंगजेब ने सबसे पहले बीजापुर पर आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे मुगलों की वार ने बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह के शासन को कमजोर कर दिया। इसी दौरान शिवाजी ने कम उम्र से ही युद्ध की रणनीति में महारत हासिल की और सीमित संसाधनों में छापेमारी युद्ध शैली अपना ली। महज 16 साल की उम्र में तोरना किले पर कब्जा कर उन्होंने अपनी युद्ध क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। 1646 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की बीमारी के कारण उनकी सल्तनत और कमजोर पड़ गई। इस अवसर का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने तोरना किले पर धावा बोलकर उसे जीत लिया और वहां मिले खजाने को जब्त कर लिया। बीजापुर में शासन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए सामंत ने कई किलों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। शासक की कमजोर स्थिति देखकर शिवाजी ने मराठों को संगठित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की योजना बनाई। अगले 2 सालों में उन्होंने पुणे के पास कई महत्वपूर्ण किलों को कब्जे में लिया, जिनमें कोडना और पुरंदर जैसे किले शामिल थे, जिन्हें बीजापुर के शक्तिशाली हिस्से माना जाता था। बाद में शिवाजी ने राजगढ़ किले पर भी कब्जा जमा लिया। साथ ही पुणे के पूर्व में सुपा, बारामती और इंदापुर क्षेत्रों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। इसके पश्चात शिवाजी ने पश्चिम की ओर कोंकण के क्षेत्र की ओर रुख किया और कल्याण जैसे अहम शहर पर कब्जा कर लिया। बीजापुर सल्तनत में इन घटनाओं से खलबली मच गई और आदिल शाह ने शिवाजी को बंदी बनाने तथा उन पर कठोर कार्रवाई करने का प्रयास किया, परंतु वह दौर ऐसा था जब आदिल शाह शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से भयभीत हो चुका था, जिससे वह शिवाजी को बंदी नहीं बना सका। हालांकि उन्होंने एक दूसरी चाल भी चली। 1648 में आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार करवा लिया।
सूचना मिलते ही शिवाजी दृढ़ निश्चयी हो गए। नीति और साहस से काम लेते हुए छापेमारी के जरिए जल्द ही अपने पिता को इस कारावास से मुक्त करा लिया। 1649 से ही शिवाजी ने अपने बचपन में ही अपनी विजय यात्रा पर लगाम जमा दी और चुपचाप अपनी बढ़त को मजबूत करना शुरू कर दिया। यही उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसके चलते वह और भी प्रबल बनकर उभरे। 1656 में महाबालेश्वर के नजदीकी जावली की घाटी पर कब्जा कर लेने से शिवाजी ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। हालांकि अगले 6 साल तक युद्ध से दूर रहने का समय मिला। तब भी शिवाजी की आदिल शाही सल्तनत से जुदाई पूरी नहीं हुई थी। बीजापुर में शिवाजी की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगीं। बीजापुर की मुख्य रानी बड़ी बेगम साहिबा ने दरबार के दरमियान सवाल उठाया कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो शिवाजी को कुचलने में सक्षम हो। जवाब में आदिल शाही हुकूमत का सबसे बड़े लड़ाकों में से एक अफजल खान ने कहा, मैं शिवाजी को यहां जंजीरों में बांध कर लाऊंगा। इसके लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। असल में अफजल खान और शिवाजी के परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी थी। कभी शिवाजी के पिता शाहजी राजे को ही अफजल खान ने गिरफ्तार किया था और उन्हें जंजीरों में बांधे हुए बीजापुर ले गया था। शिवाजी और जीजाबाई का मानना था कि शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में भी अफजल खान का हाथ था। इसलिए उनके मन में अफजल खान की छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने उनके पिता के साथ खराब सुलूक किया और उनके भाई की हत्या की साजिश रची थी। जब अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने का बीड़ा उठाया, तब उनके बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ। अंततः 10 नवंबर 1649 को दोनों की मुलाकात तय हुई। उस मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी को अपनी बाहों में घेरे लेकर मारने की कोशिश की, परंतु शिवाजी ने पहले ही इस चाल को भांप लिया था। अपने हाथ में छिपे बाघ के नाखून से वार कर उन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। अफजल खान के सेनापति की हार के बाद उनकी सेना वहां से पलायन कर गई। 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। इस मौके पर शिवाजी ने औरंगजेब को बीजापुर पर हमले में सहयोग की पेशकश की, जिसके बदले उन्हें बीजापुर के किलों और उनके कब्जे वाले गांवों पर अधिकार की औपचारिक मान्यता मिली। इस दौरान मुगलों और शिवाजी के बीच संबंध अच्छे बने रहे, परंतु अगले ही वर्ष 1657 में शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गया और शाहजहां के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। फरवरी 1658 में औरंगजेब ने स्वयं को सम्राट घोषित किया और मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को परास्त कर निर्णायक विजय हासिल कर ली। इस प्रकार मुगलिया सल्तनत पर औरंगजेब का नियंत्रण जम गया और उन्होंने शाहजहां को बेदखल अपनी सत्ता मजबूत करनी शुरू कर दी। उनके ध्यान केंद्रित होने से उत्तर भारत की रियासतों पर ही जोर पड़ने लगा, जिसके कारण दक्षिण भारत धीरे धीरे मुगलों के अधीन होता जा रहा था। इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने दक्षिण में मुगल इलाकों पर आक्रमण शुरू कर दिए और अहमदनगर व रेसिन के दुर्गों पर भी धावा बोल दिया। इस कारण औरंगजेब और शिवाजी के बीच तल्ख रिश्ते हो गए। औरंगजेब जब उत्तर भारत पर अपनी पकड़ जमाए, तब उसने दक्षिण की दिशा पर विचार करना शुरू किया, पर इस दौरान शिवाजी ने दक्षिण के 40 दुर्गों पर कब्जा कर लिया था, जिसे मुगलिया सल्तनत दक्षिण से अनदेखी कर रही थी। मुगल सैनिक दक्षिण भारत में फैले हुए थे, पर शिवाजी की शानदार युद्ध नीति के सामने वे निसहाय हो गए। शिवाजी पहाड़ी किलों को अपनी युद्ध रणनीति का अहम हिस्सा मानते थे। प्रत्येक किले में वे एक ही रैंक के 3 अधिकारियों को नियुक्त करते थे, ताकि उनमें से अगर कोई दुश्मन से संपर्क में आता भी तो किले को आसानी से फतह न किया जा सके। उनकी गोरिल्ला तकनीक पर आधारित रणनीति में छोटे समूहों में दुश्मनों पर तेज दर्जे से हमला करना और उसी क्षण अपने पनाह लेने की व्यवस्था थी। शिवाजी ने एक प्रभावशाली नौसेना भी विकसित की थी, क्योंकि कोंकण तट पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक मजबूत नौसैनिक शक्ति अनिवार्य मानी जाती थी। इसी कारण 1657 में उन्होंने अपनी नौसेना का निर्माण आरंभ किया था, जिसके चलते उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग समेत कई स्थानों पर अपने नौसैनिक किलों का निर्माण कराया। उस समय उनके बेड़े में अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी होते थे। मराठी इतिहास के अनुसार उनके बेड़े में लगभग 400 युद्धपोत थे, जबकि समकालीन अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि यह संख्या 160 से अधिक नहीं थी। बहरहाल
दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य धीरे धीरे शिवाजी के नेतृत्व में मजबूती प्राप्त करता चला गया। औरंगजेब भी शिवाजी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और उन्हें दबाने के लिए अपने मामा शाहिस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया तथा 1.5 लाख की फौज के साथ पुणे भेज दी। शाहिस्ता खान 3 साल तक मावल में लूटपाट करता रहा। इस पर जवाब में अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाहिस्ता खान पर हमला कर दिया। इस हमले में शाहिस्ता खान की 4 अंगुलियां काट दी गई और उनके बेटे अबुल फतेह को मराठों ने मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त तक शिवाजी का खजाना लगभग खत्म हो चुका था, जिसे फिर से भरने के लिए 1664 में उन्होंने बंदरगाह शहर सूरत को लूट लिया। सूरत मुगलों के लिए एक समृद्ध और मुनाफे वाला व्यापारिक केंद्र था। 13 फरवरी 1665 को शिवाजी ने वर्तमान कर्नाटक में पुर्तगालियों के कब्जे वाले बसरूर पर भी नौसैनिक हमला किया और बड़ी लूट हासिल की। इन हमलों से औरंगजेब असमंजस में था। जवाब में उन्होंने शिवाजी को हराने हेतु राजपूत जनरल जयसिंह को लगभग 15,000 सैनिकों के साथ भेजा। जयसिंह की सेनाओं ने शिवाजी पर दबाव बनाया, ग्रामीण इलाकों को तहस नहस कर दिया और शिवाजी के किलों की घेराबंदी कर दी। 1665 के मध्य में जब मुगल सेना ने पुरंदर किले को घेर लिया और कब्जे के करीब पहुंच गई, तब शिवाजी और जयसिंह के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। 11 जून 1665 को दोनों ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में शिवाजी ने अपने 23 किलों को छोड़ने के लिए राजी हो गए, जिसके बाद उनके पास केवल 12 किले बचे। परंतु औरंगजेब इस संधि के लिए तैयार नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि दक्कन में विस्तार के मामले में केवल मराठा ही उसे चुनौती दे सकते हैं। बाद में निजी नापसंदगी के बावजूद राजा जयसिंह के कहने पर औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि करने पर अपनी सहमति दे दी। इस संधि के पश्चात शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में बुलाने की कोशिशें शुरू हुई। जयसिंह ने बल दिया कि किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में लाया जाएगा, पर पुरंदर समझौते में शिवाजी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह मुगल पदवी के लिए काम करने या शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें औरंगजेब के दिया हुआ वादा भरोसेमंद नहीं लग रहा था। जदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि जयसिंह ने शिवाजी को यह आश्वासन दिया था कि संभव है औरंगजेब शिवाजी से मिलने के बाद उन्हें दक्कन का सूबेदार बना दे और बीजापुर तथा गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए शिवाजी के नेतृत्व में सेना भेजे। परंतु यह केवल एक अनुमान था, क्योंकि औरंगजेब ने ऐसा कोई वादा कभी नहीं किया था। इस मान सम्मान के पश्चात मुगलों के निमंत्रण पर शिवाजी ने औरंगजेब के आगरा दरबार का रुख किया। उस समय मुगल दरबार में सिर्फ बादशाह ही बैठते थे, जबकि बाकी दरबारी खड़े रहते थे। दरबार के नियम के अनुसार जितनी ऊंची मनसबदारी दी जाती, उतनी ही प्रतिष्ठा मिलती। आम भाषा में इसे रैंक कहा जा सकता था। आगरा दरबार में शिवाजी को 5,000 की मनसबदारी दी गई, परंतु वे नाराज हो गए क्योंकि उन्हें कम से कम 7,000 की अपेक्षा थी। भरी सभा में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसे औरंगजेब ने इसे अपमान समझा और शिवाजी को नजरबंद कर दिया। तब शिवाजी समझ गए कि पुरंदर की संधि केवल छलावा थी और असल इरादा शिवाजी की हत्या करने का था। लेकिन इससे पहले कि औरंगजेब अपने मंसूबों में सफल हो पाते, शिवाजी ने मुगलों के सैनिकों को चकमा देकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी किले से भाग निकले। ऑड्री ट्रस्ट की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ का हवाला है कि संभव है कि शिवाजी ने उन सैनिकों को रिश्वत देकर बच निकले जिन्हें उनकी निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। परंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे बड़े समूह में बैठकर ही निकल भागे, जिसमें उन सेना सदस्यों के लिए दान का सामान भिजवाया गया था। किले से निकलने के पश्चात शिवाजी साधु का रूप धारण करके पैदल चलते हुए अपने राज्य वापस लौट आए। इतिहासकार जेल में मेहता की पुस्तक एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया के अनुसार आगरा से निकलने के बाद महाराष्ट्र में उन्हें भव्य स्वागत मिला। आगरा का यह प्रकरण मुगलों के खिलाफ शिवाजी को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर गया जो औरंगजेब को टक्कर देने में सक्षम थी। शिवाजी के बच निकलने के बाद मुगलों के साथ उनकी अदावत कुछ कम हो गई। मुगल सरदार जसवंत सिंह ने नए शांति प्रस्तावों की पहल की और शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच मध्यस्थता की। 1666 से 1668 के बीच औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी प्रदान कर दी। इसी अवसर पर शिवाजी ने अपने सबसे बड़े पुत्र
संभाजी को जनरल प्रताप राव गुर्जर के साथ औरंगाबाद में मुगल वायसराय प्रिंस मुअज्जम के पास सेवा करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने शिवाजी को बीजापुर पर आक्रमण करने की अनुमति भी दे दी, जिससे आदिल शाही वंश का शासन कमजोर। सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय शांति के लिए मुकदमा दायर करने लगी और शिवाजी को सरदेशमुखी एवं चौथाई के अधिकार प्रदान कर दिए। शिवाजी और मुगलों के बीच शांति 1670 तक ही बनी रही। फिर औरंगजेब ने शिवाजी और मुअज्जम के घनिष्ठ संबंधों पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मुअज्जम शिवाजी से रिश्वत ले रहा है, जिसे वह सोचने लगा कि अगर यह तथ्य सच होता है तो शिवाजी औरंगजेब के सिंहासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। उस वक्त औरंगजेब अफगान संघर्ष में व्यस्त था, इसलिए दक्कन में उसने अपनी सेना काफी घटा दी। औरंगजेब के संदेह ने शिवाजी और मुगलों के बीच शांति काल समाप्त कर दिया। कुछ साल पहले उधार दी गई रकम वापस लेने के लिए मुगलों ने शिवाजी से बरार की जागीर छीनी। जवाब में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ फिर से आक्रमण प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से पराजित किया और पुरंदर की संधि में जिन इलाकों को मुगलों को सौंपा था, कुछ ही महीनों में उन पर पुनः कब्जा जमा लिया। नई हमलों से तिल मिलाते हुए जब औरंगजेब सूरत से लौटते समय शिवाजी को रोकने हेतु दाऊद खान के नेतृत्व में सेना भेजी, तो वह सेना भी वर्तमान नासिक के पास वानी डिंडोरी की लड़ाई में हार गई। अपने नए अभियान के दौरान शिवाजी ने बीजापुर व मध्य भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार जमा लिया। देखते ही देखते उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और खूब धन दौलत भी अर्जित की। पर आधिकारिक तौर पर वह राजा नहीं बन सके थे, क्योंकि राजा की औपचारिक उपाधि न होने के कारण वे तकनीकी रूप से मुगल जमींदार या बीजापुरी जागीरदार के पुत्र माने जाते थे। ऐसा इसलिए भी था जिसे मराठा द्वारा प्रस्तुत किसी भी चुनौती को रोका जा सके। अंततः जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्य अभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। इसके पश्चात उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का ऐलान किया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। हालांकि उनका साम्राज्य मुगलों की तुलना में अभी भी छोटा था। उन्हें एहसास था कि मुगलों से मुकाबला करना कठिन होगा, अतः उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु दक्षिण की ओर झुकने का निर्णय लिया। शिवाजी ने सोचा कि यदि वे दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तारित कर ले तो वह दक्षिण और उत्तर के बीच की सीमा को रक्षा कवच के रूप में उपयोग कर सकेंगे। इसी विचारधारा से मराठा पहले मुगलों पर छोटे छोटे आक्रमण करेंगे और मुगल सेना जब आगे बढ़ेगी तो पश्चिम की ओर पीछे हट जाएगी। मुगलों की विशाल सेना सीमित संसाधनों के कारण बहुत आगे नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण उनकी थकान हो जाती। तब शिवाजी की सेना पर आक्रमण कर जीत हासिल करती। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति दक्षिण की ओर बढ़ गए और इस अभियान को दक्षिण दिग्विजय नाम दिया, ताकि दक्षिण में आगे बढ़ना सुगम हो सके। इसलिए उन्होंने औरंगाबाद के सूबेदार तथा गोलकुंडा के कुतुब शाह के साथ भी संधि कर ली। उनका यह अभियान 1676 से 1678 तक चला और परिणाम स्वरूप शिवाजी का साम्राज्य मुंबई के दक्षिण में कोंकण से लेकर पश्चिम में बेलगाम, धारवाड़ और मैसूर तक फैल गया। इतिहास के अनुसार शिवाजी की ही वजह से औरंगजेब की दक्षिण नीति विफल हो गई। मुगलों और शिवाजी के बीच चल रही दुश्मनी के बीच 3 अप्रैल 1680 को सब कुछ अचानक थम गया। यह वह दुखद दिन था जब मराठा वीरों में शोक की लहर फैल गई, क्योंकि शिवाजी का निधन हो गया। इसके बाद भी मुगलों के साथ औरंगजेब की अदावत कायम रही। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी महाराज ने राज्य का भार संभाला। 1681 में औरंगजेब के बगावती बेटे अकबर द्वितीय को संभाजी ने शरण दी, जिसे औरंगजेब फिर से संभाजी के पीछे पड़ गया और उसकी नजर दक्षिण पर टिकी। हालांकि संभाजी महाराज की शौर्यपूर्ण वीरता के कारण औरंगजेब के लिए कठिनाइयां बनी रही। 1689 की शुरुआत में छत्रपति संभाजी राजे के बहनोई गानोजी शिर्के ने धोखा दे दिया। गानोजी शिर्के और औरंगजेब के सरदार मुकर्रर खान ने संगमेश्वर पर आक्रमण कर दिया। यहां मराठा और मुगल सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ। मराठों की शक्ति उस समय कमजोर पड़ चुकी थी और दुश्मन के अचानक हमलों का जवाब न दे सके। इस युद्ध में मुगल सेना ने संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया और 1689 में औरंगजेब ने उनकी बेरहमी से हत्या करवा दी। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में अपनी बहादुरी से औरंगजेब की नींद उड़ाए रखी।
उनकी साहसिक रणनीति का यही प्रमाण था कि अंत तक औरंगजेब स्थिर नहीं रह सका। औरंगजेब ने स्वयं जयसिंह से कबूला था कि हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि उसे खुद दक्षिण के अभियान पर जाना पड़ेगा। आगरा से शिवाजी के बच निकलने, सूरत पर उनके दूसरे हमलों और 23 किलों पर पुनः कब्जा करने के बाद औरंगजेब के पास दक्षिण की ओर कदम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अपने निधन से पहले शिवाजी ने औरंगजेब को मजबूर कर दिया था कि वह दक्षिण में अपने घटते प्रभाव को फिर से प्राप्त करने के लिए वहां मार्च करे। परिणाम स्वरूप औरंगजेब अपनी मौत तक उत्तर भारत ही रहे, दक्षिण लौट नहीं सके। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉडर्न रिव्यू में एक लेख लिखकर कहा कि शिवाजी एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया कि शिवाजी हिंदू राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के प्रतीक थे, पर उनका हिंदू राज्य हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों के लिए था। उनकी सोच समावेशी थी। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान मानते थे और धर्म के आधार पर भेदभाव को घिनौना तथा अनैतिक समझते थे। उनकी सेना में मराठों के साथ साथ अन्य हिंदुओं के साथ मुसलमान सैनिक भी शामिल थे। उनकी नौसेना के 2 प्रमुख अधिकारी दारिया सारंगवत और दौलत खान मुसलमान थे तथा एक अन्य उच्च अधिकारी अफसर नूर बेग भी मुसलमान थे। शिवाजी ने अपने सलाहकारों के विरोध के बावजूद 700 पठानों को अपनी सेना में शामिल किया था। इसके अलावा वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ सख्त थे और सैनिकों को निर्देश दिया था कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। अगर ऐसा पाया गया तो अपराधी को कड़ी सजा दी जाएगी। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वीरता और साहस के प्रतीक के रूप में जिया और अपनी रणनीतिक और युद्ध कुशलता से मुगल तथा बीजापुर सल्तनत को बेचैन कर दिया। उनका नाम इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। आज इतिहास हमारे सामने यह प्रमाण प्रस्तुत करता है। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम कितना पसंद आया। कृपया अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। अपना ख्याल रखें।